ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स है, जो कैलकुलेशन है, उस पार्ट पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बस इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। देखिए, एटवुड्स मशीन हमें दी हुई है और मेजरमेंट से मासेस की वैल्यू दी हुई है। तो जैसे m1 मास की वैल्यू है 103.5 प्लस माइनस 0.2 ग्राम्स, यानी जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो 103.5 ग्राम है और उसमें प्लस माइनस 0.2 ग्राम का एरर हो सकता है। ऐसे ही m2 की वैल्यू भी दी हुई है, ये उसकी एक्सपेक्टेड या एवरेज वैल्यू है और ये उसमें पॉसिबल एरर है। स्मॉल जी में जो है वो भी आपको दिया गया है कि 10.00 उसकी वो है एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये उसका एरर है। हमें एटवुड्स मशीन का जो एक्सेलरेशन है वो एस्टिमेट करना है, उसमें कितना एरर हो सकता है वो निकालना है। उस परसेंटेज एरर को 1 - x/30 के फॉर्म में लिखना है और फिर x निकालना है। ठीक है, अब यूजुअली आपने देखा होगा, जो डिस्कस करने वाली बात है, कि एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के लिख लो ज़रा, कि जैसे हमने z=x प्लस माइनस वाले फॉर्मेट देखे हैं, z=x/y, z=xy, है ना, ये सब फॉर्मेट हमने देखे हैं, स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस के फॉर्मेट्स हैं। तो इसमें ये x और y जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली मेजर्ड क्वांटिटीज़ होते हैं और z डिपेंडेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि z=y/x, y और x इंडिपेंडेंटली मेजर्ड क्वांटिटीज़ हैं। y की मेजरमेंट में x का कोई हाथ नहीं था एंड वाइस वर्सा। तो इसमें वो पता ही है आपको कि स्मॉल एरर्स होते हैं, तो डिफरेंशिएशन से एरर निकाल सकते हैं, लॉग लो डिफरेंशिएट करो, और क्योंकि हम मैक्सिमम एरर ही देखते हैं इसलिए मॉड लगा देते हैं। लेकिन मान लो किसी प्रॉब्लम में ऐसा ना हो कि ये y और x इंडिपेंडेंटली मेजरेबल क्वांटिटीज़ ना हो, तो क्या गड़बड़ होगी और उससे बचना कैसे है। मतलब फिज़िक्स कुछ नहीं यार, सिंपल मैथ्स वाली बात है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है मैथ्स कई बार। अब आपको पता है एटवुड्स मशीन में एक्सीलरेशन ये होता है। अब एक्सीलरेशन इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चलो जी तो एक इंडिपेंडेंटली मेजर्ड फैक्टर है। अगर मैं इस फ्रैक्शन को देखूं, डिफरेंस ऑफ मास अपॉन सम ऑफ मास, तो ये अपने आप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि ये खुद ही किसके फंक्शंस हैं, m1 और m2 के हैं। न्यूमरेटर भी m1 m2 पर डिपेंड करता है और ये भी m1 + m2 पर डिपेंड करता है। तो एक तरीका तो बेसिक ये कि ये जो इक्वेशन है इसी का डिफरेंशिएशन कर दो, इसी के डिफरेंशियल्स ले लो, लेकिन उस फॉर्म में लोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आएगा। इसका डेरिवेटिव ले लो और उसके बाद फिर dA/A निकाल लो और फिर खुद कॉम्बिनेशन बना के देखते रहो कि वो मैक्सिमम कब होगा। m1 अपनी हायर साइड पे होगा, m2 हायर साइड पे होगा, g हायर साइड पे होगा तब होगा, या m1 अपनी हायर साइड पे, m2 लोअर साइड पे, g लोअर साइड पे। मतलब वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वो बन जाएगा सेटअप। उसके लिए बहुत मैथमेटिकली स्मार्ट और चुस्त होना पड़ेगा, वो हम होते नहीं हैं। तो बचने के लिए क्या करें फिर? अब ये है तो फ्रैक्शन, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस फैक्टर को थोड़ी देर के लिए हम लिख देते हैं f, वेयर f इज डिफरेंस ऑफ मास अपॉन सम ऑफ मास। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, ये निकाल लो। अब देखो आप क्या हो गया, अगर अब तुम RHS को देखोगे तो m1 और m2 एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मेजर्ड हैं। बात समझ में आ रही है? अब आप डिफरेंशिएशन करो यहाँ पे दोनों तरफ। अब आप यहाँ पे आराम से डिफरेंशिएशन करो दोनों तरफ। लॉग ले लो, डिफरेंशिएट करो, ये सब पता है तुम। ठीक है, अब मुझे
क्योंकि ये f जो है ना ये m1 m2 दोनों पे डिपेंड कर रहा था, तो f में ज़्यादा से ज़्यादा एरर मुझे देखना चाहिए। तो उसके लिए m1 अपनी अपर साइड पर चला जाए, m2 लोअर साइड पे। कहने का मतलब है इसका मॉड्यूलस ले लेंगे, प्लस कर देंगे। एरर को मैक्सिमाइज करना होता है ना, देखना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरर हो सकता है। तो f में ज़्यादा से ज़्यादा एरर तब हो सकता है जब m1 अपने हायर साइड पर चला जाए और m2 अपनी लोअर साइड पर, मतलब इफेक्टिवली वो प्लस ही कर देना है। सारे एरर्स के ऊपर मॉड लगा दो। और अब दोनों तरफ f से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ गया? ये आ गया रिलेटिव एरर इन f या फ्रैक्शनल एरर इन f। ये हो गया रिलेटिव एरर इन m1, ये हो गया रिलेटिव एरर इन m2। तो अब ऑब्वियसली यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये मैक्सिमम तब होगा जब ये दोनों मैक्सिमम होंगे। और ये f क्या हो जाएगा? ये f की करेक्ट वैल्यू या एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी। तो f कितना था हमारा? m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2। तो जब m1 m2 अपनी ट्रू वैल्यूज़ लेंगे तब f भी अपनी ट्रू वैल्यू पे आ जाएगा। m1 की ट्रू वैल्यू थी 103.5 ग्राम, m2 की 43.5 ग्राम। इससे f की करेक्ट वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 60/147। ये m1 और m2 के मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स पुट कर देंगे हम यहाँ पे। जो कि दोनों 0.2 ग्राम्स थे। यूनिट्स का कोई चक्कर ही नहीं कि सारी ग्राम में ही चल रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे भी f की करेक्ट वैल्यू जो है आई थी 60/147, वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हमको पता चला कि वो जो फैक्टर f था ना, डिफरेंस ऑफ मास अपॉन सम ऑफ मास, उसका रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, वो भी मैक्सिमम करके वो 1/150 है। अब हमें तो एक्सेलरेशन की एनालिसिस करनी थी। एक्सेलरेशन था fg, एटवुड्स मशीन में एक्सेलरेशन था fg। अब यहाँ हम अपनी बेसिक एनसीईआरटी वाली थ्योरी लगा सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि f और g इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। g का मेजरमेंट अलग है, f का मेजरमेंट अलग है। f का मेजरमेंट m1 m2 पे डिपेंडेंट था, वो हमने अलग से सॉल्व कर लिया पहले। ठीक है, तो बेसिक जो सीखने वाली बात है ना वो ये थी कि इस फॉर्म को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के बजाय कुछ जुगाड़ करके इंडिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के फॉर्म में लेके आओ, ताकि तुमको मैक्सिमम एरर देखने में आसानी रहेगी। अब ये फ्रैक्शनल एरर्स पुट कर दो। तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन का फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर निकाल लो, और उस परसेंटेज एरर को क्वेश्चन ने 1 - x/30% लिखा है। ठीक है, 1 - x/30 लिखा है। अब सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका x आ जाएगा। दैट यू कैन डू योरसेल्फ।